मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर। पूर्व में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी की चर्चा करी थी। उसी पर आधारित उसकी कुछ कमियों को दूर करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि सन 1913 में हेनरी मोजले ने ये आवर्त सारणी दी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो मुख्य आधार है वो है परमाणु संख्या। अब तक हम पिछले जो भी वर्गीकरण दिए गए थे उनमें परमाणु द्रव्यमान को आधार माना जा रहा था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य आधार परमाणु संख्या को माना गया है। आधुनिक आवर्त नियम को इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। अब तक तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की जहाँ चर्चा होती है वहाँ परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का भी पता चलता है। परमाणु संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं यानी खड़ी लाइनें हैं जिन्हें हम समूह या ग्रुप के नाम से जानते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। जैसा कि यहाँ हम अवलोकन कर सकते हैं, यह आधुनिक आवर्त सारणी दे रखी है। यहाँ पर बाई साइड हम देख सकते हैं धातुएं हैं, बीच में उपधातु या अर्ध धातु है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और दाहिनी साइड में अधातुओं को रखा गया है यानी ज़्यादातर गैसीय तत्व इसके अंदर रखे गए हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 नंबर पर समूह संख्या 1 वाला तत्व हाइड्रोजन रखा गया है। तो हाइड्रोजन 1 से समूह लेकर के यहाँ हीलियम वाला जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये जो गैसीय तत्व हैं वो रखे गए हैं 18वें ग्रुप के अंदर। 18वें ग्रुप में अक्रिय गैसों को रखा गया है। आप यहाँ देख सकते हो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब क्या है, ये 18वें ग्रुप के एलिमेंट है जिन्हें जीरो ग्रुप एलिमेंट यानी शून्य ग्रुप के समूह, शून्य ग्रुप के एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। और इनकी संयोजकता हमेशा जीरो होती है। जीरो इसलिए होती है कि क्योंकि इसका जो बाहरी कोश है वो या तो अष्टक पूर्णतया बनाया हुआ होता है या पूरी तरह से भरा हुआ कोश, पूर्ण विन्यास इसके अंदर पाया जाता है। इसलिए इनकी संयोजकता हमेशा जीरो होती है, चाहे वो हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जिनोन हो, इन सब तत्वों की संयोजकता होगी जीरो। तो यहाँ आप देख सकते हो एक से हाइड्रोजन 1 से लेकर के ये अक्रिय तत्वों वाला ग्रुप 18 तक समूह दे रखे हैं। और आवर्त की बात करें तो आवर्त अपन देख सकते हैं 7 आवर्त हैं और नीचे कुछ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व दे रखे हैं जिनको अलग व्यवस्था की गई है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 के तत्व हैं, एक ही समूह के हैं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है और संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी ऐसी स्थिति में इकाई वृद्धि देखी जा सकती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं। इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन KLM कोषों में स्थित हैं। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी कक्षा परमाणु की किसी परमाणुवीय कक्षा में या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से दी जाती है, तो इसका आंसर होगा 2n², जहाँ n का मतलब होता है परमाणु या तत्वों में कक्षों की संख्या या कोषों की संख्या। यदि फर्स्ट कोष के लिए हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, पहली कक्षा ले रहे हैं, तो उसके लिए n का मान 1 रखेंगे और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो प्रथम आवर्त में जो तत्व होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 होंगे। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में ऐसी स्थिति में 2 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 8 होंगे। तीसरी में 3 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो
ये ऐसी स्थिति में होंगे 18, फिर होंगे 32, 50, तो इस तरह से चलते रहते हैं। 2n² से हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में बता सकते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। तत्वों द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्धारित होती है। प्रवृत्ति की बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे भारी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। यानी किसी भी परमाणुीय कक्षा की जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। यहाँ प्रश्न भी दे रखा है, परमाणु संख्या 12 वाला मैग्नीशियम तत्व की संयोजकता क्या होगी, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2, 8, 2। तो ऐसी स्थिति में बाहरी कोष में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो इस त्यागने वाला प्लस में होगा तो +2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। परमाणु संख्या 16 वाली तत्व की संयोजकता देखें तो 16 वाला तत्व सल्फर है, सल्फर की 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम संयोजकता भी निर्धारित कर सकते हैं। परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु की साइज या आकार परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे भारी कोष की दूरी ही परमाणु की साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है, यानी त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। 1 पिकोमीटर लगभग 10⁻⁻12 मीटर के लगभग होता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। ऊपर से नीचे जाएं यदि आवर्त सारणी में तो परमाणु का साइज बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक और सबसे भारी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम आगे चर्चा करेंगे धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म और कुछ एक प्रश्न उत्तर लेकर के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।